कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो सॉलिड से सीधे गैस बन जाते हैं और उनके लिए हम यूज करते हैं सब्लिमेशन टेक्निक। यहाँ पर एक ऐसा होना चाहिए जो सब्लिमाइज होना चाहिए और दूसरा ऐसा होना चाहिए जो सब्लिमाइज नहीं हो। इसी मेथड से हम नेप्थलीन को भी सेपरेट कर सकते हैं, नेप्थलीन भी सब्लिमाइज हो सकता है। नेप्थलीन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, सोडियम बेंजोएट वाटर में सॉल्युबल है। अगर इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम बेंजोएट लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ये एक्वस मीडियम में आ जाएगा। अब देखिए डिस्टिलेशन हम मेथड तब यूज करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन तब मेथड यूज की जाती है जब इम्प्यूरिटी या दो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है। हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज दुबे। रफ्तार सीरीज के इस लास्ट लेक्चर में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टुडेज गोल जीओसी का एक टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्यूरिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यूरिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी, जिसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने बहुत सारी रिएक्शन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए हैं और अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर नहीं है तो बाय यूजिंग सम मेथड हमें उनका प्यूरिफिकेशन करना होता है। और प्यूरिफिकेशन के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं वो टेक्निक है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं सब्लिमेशन। अब देखिए सब्लिमेशन टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब इंप्यूरिटी या ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कोई ऐसा हो जो हीट करने पर सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर हमारे पास कैम्फर है, कैम्फर कपूर आप सभी लोग जानते होंगे, और इसमें सैंड की इंप्यूरिटी है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो कैम्फर ये सॉलिड से सीधे ऑन हीटिंग गैस में कन्वर्ट होगा। तो हम हीट करेंगे और इसके टॉप पर एक कंटेनर रख देंगे, इसके टॉप पर एक कंटेनर रख देंगे। तो ये सॉलिड गैस बनके इस कंटेनर के टॉप पर इकट्ठा हो जाएगा। इसको स्क्रैच करके रिमूव कर लेंगे। तो अगर इंप्यूरिटी या ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कोई एक ऐसा है जो सब्लिमाइज हो सकता है तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो सॉलिड से सीधे गैस बन जाते हैं और उनके लिए हम यूज करते हैं सब्लिमेशन टेक्निक। अब देखिए प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एज सब्लिमेशन एंड यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेट कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेट इंप्यूरिटी। यहां पर एक ऐसा होना चाहिए जो सब्लिमाइज होना चाहिए और दूसरा ऐसा होना चाहिए जो सब्लिमाइज नहीं हो। इसी मेथड से हम नेप्थलीन को भी सेपरेट कर सकते हैं, नेप्थलीन भी सब्लिमाइज हो सकता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, ये टेक्निक यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हम यूज करते हैं तब जब इंप्यूरिटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कोई एक ऐसा हो जो वाटर सॉल्युबल हो। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट ये वाटर सॉल्युबल है, सोडियम बेंजोएट ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है और इसके साथ इंप्यूरिटी है, इंप्यूरिटी जैसे इसके साथ नेप्थलीन है। तो नेप्थलीन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, सोडियम बेंजोएट वाटर में सॉल्युबल है। अगर इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम बेंजोएट लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ये
एक्वस मीडियम में आ जाएगा सोडियम बेंजोएट, एक्वस मीडियम में आ जाएगा, और जबकि नेप्थलीन ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो अब इनको हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने पर नेप्थलीन अलग हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट का हमें एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा, सोडियम बेंजोएट का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। अब इस एक्वस सॉल्यूशन को हीट करेंगे और ऑन हीटिंग वाटर वेपर्स निकल जाएंगी। अब इसको हम हीट करेंगे तो वाटर वेपर्स निकल जाएंगी और यहां पर प्योर सोडियम बेंजोएट हमें मिल जाएगा, प्योर सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा। यहां पर सोडियम बेंजोएट के साथ नेप्थलीन भी था तो ये इम्प्योर था और अब हमें प्योर मिल जाएगा। इस मेथड को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड द इंप्योरिटी इन ए सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे यहां पर वाटर में सोडियम बेंजोएट सॉल्युबल है और नेप्थलीन CCl4 में सॉल्युबल था, तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ठीक है, the impure compound dissolved in solvent in which it is sparingly soluble at room temperature but appreciably soluble at high temperature। अगर नेप्थलीन है तो ये insoluble रहेगा, सोडियम बेंजोएट soluble रहेगा। The solution is concentrated to get a nearly saturated solution on the cooling pure compound crystallized and removed by filtration। जो प्योर कंपाउंड है वो मिल जाएगा और जो इम्प्योर या जो भी इनसॉल्युबल कंपोनेंट था वो फिल्टर होकर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिस्टिलेशन। अब देखिए डिस्टिलेशन हम मेथड तब यूज करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन तब मेथड यूज की जाती है जब इंप्यूरिटी या दो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं उसकी वेपर्स बनेंगी। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाए वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहां पर दो कंपोनेंट है हमारे पास, ये पूरी असेंबली है, ये आरबी फ्लास्क है। आरबी फ्लास्क में हमने दोनों लिक्विड रखे हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। इनमें से एक ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो एक लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है और एक हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है उसकी वेपर्स पहले बनेंगी, तो यहां से इसकी वेपर्स रन करेंगी जाएंगी। अब हमने जब वेपर्स आ रही थी तो यहां पर एक डिवाइस लगाया है कंडेंसर। कंडेंसर का काम है टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। तो कंडेंसर में हम यहां से वाटर इनलेट कोल्ड वाटर पास करते हैं, यहां से हॉट वाटर निकलता है और ये जब गैस यहां से पास होती है तो अब ये लिक्विड यहां पर आकर के कंडेंस हो जाता है। तो जो प्योर लिक्विड था ए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो यहां पर आ जाएगा और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो यहां पर बचा रहेगा। अब तो ये मेथड कब यूज किया जाता है? जब वोलेटाइल लिक्विड हो फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी। अगर कोई ऐसा है जो वेपर्स बना रहा है दूसरा वेपर्स नहीं बना रहा है तब यूज कर सकते हैं। और कब यूज कर सकते हैं? जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस सफिशिएंट हो, द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब लार्ज डिफरेंस है तब यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें क्लोरोफॉर्म को और एनिलीन को सेपरेट करना हो, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट है 457 केल्विन। तो अब क्लोरोफॉर्म मोर वोलेटाइल है, उसकी वेपर जल्दी बनेंगी, वो यहां पर आ जाएगा रिसीवर में और आरवी फ्लास्क में हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला एनिलीन बचा रहेगा। तो इस तरह से हम दो लिक्विड्स को सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से यूज कर सकते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां पर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि इस मेथड से, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से किन लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को हम सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये मेथड बेस्ड है
डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस होने पर हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल होने वाला है 11th में, जो जनरल केमिस्ट्री है, जीओसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स के लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम वहां पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यहां पर ये असेंबली बिल्कुल सिमिलर है। यहां पर दो कंपोनेंट है, एक ए है एक बी है। ए मोर वोलेटाइल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और दूसरा हायर बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस नहीं है। तो जब हम हीट करेंगे तो जो लेस वोलेटाइल लिक्विड है उसकी भी वेपर्स बनेंगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स की भी वेपर बनेंगी। लेकिन जो हाई बॉइलिंग, दोनों यहां पर रन करेंगे, दोनों रन करेंगे, ए और बी दोनों रन करेंगे, दोनों की वेपर्स जा रही है, लेकिन हमने कॉलम की लेंथ बढ़ा दी है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की लेंथ बढ़ा दी। लेंथ बढ़ाने के कारण अब जिस लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट था वो जल्दी कंडेंस हो जाएगा। तो ए ऊपर तक पहुंचेगा जबकि बी ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, वो ऊपर पहुंचने से पहले ही कंडेंस होकर के नीचे आ जाएगा। तो जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट था वो लिक्विड यहां पे आएगा। अगेन इसको कंडेंसर से पास किया, रिसीवर में डिस्टिल्ड लिक्विड लो बॉइलिंग पॉइंट वाला आ जाएगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला नीचे बचा रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब पहली बात ध्यान रखना है, जब दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा ना हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट सो मच। ठीक है, जब दोनों में डिफरेंस ज्यादा ना हो तब, जैसे क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जब पेट्रोलियम बनाते हैं तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट बनते हैं क्रूड पेट्रोलियम से, उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और इसलिए हम वहां पर ये टेक्निक यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो बस इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक हमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे ही पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब देखिए, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब दो कंपोनेंट में से कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो बिफोर बॉइलिंग टेम्परेचर डिकम्पोज हो जाता है। अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के बिफोर टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। लिक्विड बॉयल एट टेम्परेचर बिलो इट्स वेपर प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। देखिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है समझिएगा जरा। ये एक लिक्विड है, हमने इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट किया और जब लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जो इसके मॉलिक्यूल हैं उनका रैंडम मूवमेंट बढ़ेगा। तो जो लिक्विड की सरफेस पर मॉलिक्यूल है, जो लिक्विड की सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं उनका भी रैंडम मूवमेंट है, वो नीचे भी जा सकते हैं और वो ऊपर भी जा सकते हैं। अगर वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वेपर फेज में आ जाएंगे। अब जब वेपर फेज में आ गए तो अब ये वेपर लिक्विड की अपर सरफेस पर आकर के कोलाइड करेंगे और जब अपर सरफेस पर आकर कोलाइड करेंगे तो पर यूनिट एरिया कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। that per unit area, force applied that per unit area by the vapors of liquid on the surface of liquid is called vapor pressure। ये लगाएंगे जो प्रेशर वो है वेपर प्रेशर। तो लिक्विड की सरफेस पर एक तो वेपर प्रेशर लग रहा है, दूसरा अगर ये कंटेनर है तो यहां पर एयर है और एयर से अगर ये ओपन कंटेनर होता तो यहां पर एक प्रेशर लगता 1 atm का, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं वो भी लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगा रही हैं एंड दैट इज इक्वल टू 1 atm प्रेशर।
जिस टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे अगर प्योर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और प्योर वाटर बॉईल करने लगेगा। अगर हम चाहते हैं किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, यानी कम टेम्परेचर देने पर ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वैक्यूम पंप लगाकर कम कर सकते हैं। हमने यहां के अंदर का एनवायरमेंट 1 एटीएम की जगह 0.5 एटीएम कर दिया, तो अब कम टेम्परेचर देने पर ही वेपर प्रेशर 0.5 एटीएम के बराबर हो जाएगा। तो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही बॉइल करने लगेगा। और ये मेथड कब यूज करेंगे, मान लो कोई ऐसा लिक्विड है जो बॉइल होने से पहले ही टेम्परेचर पर डिकम्पोज कर ले या किसी दूसरे कंपोनेंट से रिएक्ट कर ले, तो ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड बॉयल बिलो इट्स वेपर प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। हम यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा करके इसके अंदर के एनवायरमेंट का वेपर प्रेशर 1 एटीएम से डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देंगे, तो अब लिक्विड बिफोर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज होने लगेगा, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट बॉइल होने लगेगा। अब देखिए ये मेथड कब यूज करते हैं, तो ये मेथड यूज की जाती है ग्लिसरॉल को सेपरेट करने से फ्रॉम स्पेंट लाई। देखिए जब हम सोप बनाते हैं, जब हम सोप बनाते हैं तो सोप बनती है, सोप कैसे बनती है, हम ऑयल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो एक तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और साथ में ग्लिसरॉल बनता है। तो ग्लिसरॉल को स्पेंट लाई से सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज करेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ग्लिसरॉल डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये मेथड तब यूज करेंगे जब कोई कंपोनेंट ऐसा हो जो बिफोर बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोज हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड है स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखिए कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब कंपोनेंट स्टीम की प्रेजेंस में वेपराइज हो, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्टीम की प्रेजेंस में वेपर्स बनाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम में आपने देखा होगा वो ग्रीन कलर की टेबलेट्स होती हैं जिसको पानी में डालते हैं, स्टीम के साथ लेते हैं, तो वो जो लिक्विड है वो स्टीम की प्रेजेंस में वेपर बनाता है। कोई भी ऐसे कंपाउंड है जो स्टीम वोलेटाइल हैं, उनके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। अब देखिए असेंबली अगर देखें तो यहां पर हमने वाटर रखा है, हीट करेंगे तो इससे वाटर की वेपर्स बनेंगी और ये वाटर वेपर आएगा यहां पे। अब यहां पर वो लिक्विड है, दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है स्टीम वोलेटाइल है, दूसरा कंपोनेंट है स्टीम में वोलेटाइल नहीं है। तो अब जैसे यहां पर स्टीम में जाएगी तो ए और बी में से वो कंपोनेंट जो स्टीम की प्रेजेंस वेपर बनाता है वो यहां पर ऊपर रन करेगा, और जब रन करेगा तो यहां पर आएगा कंडेंसर में, और कंडेंसर में कूलिंग होगी और यहां पर वो लिक्विड आ जाएगा जो स्टीम वोलेटाइल था, और जो स्टीम वोलेटाइल नहीं है वो दूसरे कंटेनर में या आरबी फ्लास्क में रहा आएगा। अब देखिए कब यूज करते हैं ये टेक्निक किन लिक्विड्स के लिए, तो अगर हमें एनिलीन को सेपरेट करना है बाय द मिक्सचर फ्रॉम एनिलीन वाटर, तो एनिलीन और वाटर मिक्सचर में से एनिलीन को सेपरेट करना है तो हम ये मेथड यूज करेंगे। नॉर्मल क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल अगर मेथड यूज करेंगे तो एनिलीन और वाटर दोनों की वेपर्स बन सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पर स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि स्टीम की प्रेजेंस में एनिलीन की वेपर्स बनेंगी। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी कलर एंड ग्राफी, तो कुछ कलर से रिलेटेड है। यहां पर क्या होता है,
हम एक सिंपल असेंबली ले रहे हैं। ये हमारे पास एक ब्यूरेट है, ठीक है ना। ब्यूरेट कुछ इस टाइप की डिवाइस है। अगर आप ब्यूरेट देखेंगे इस टाइप से, लैब में आपने देखा होगा ब्यूरेट होता है जिसमें एक नॉब लगी है, और इस ब्यूरेट के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट रख देते हैं। ब्यूरेट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रख देते हैं। ये ब्यूरेट के अंदर लैब में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में ब्यूरेट यूज किया जाता है। तो इस ब्यूरेट के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट रख दिया। अब हम डिफरेंट कलर्स वाले कंपाउंड को ले लेते हैं, 3 कलर वाले कंपाउंड को ले लेते हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है, और तीनों को मिक्स कर देते हैं। तीनों को मिक्स कर दिया। अब इस ब्यूरेट में, पहले खाली ब्यूरेट था, खाली ब्यूरेट में कैल्शियम कार्बोनेट रखा, फिर उसमें वो कंपोनेंट डाल देते हैं जिनको हमें, जिन लिक्विड्स को सेपरेट करना है, ए बी और सी को। अब उसके ऊपर से हम सॉल्वेंट डालते हैं। जब सॉल्वेंट डालेंगे तो सॉल्वेंट के साथ ये ए बी और सी जो डिफरेंट कंपोनेंट है, इनके नीचे फ्लो करने का रेट अलग अलग होगा। हो सकता है एक कंपोनेंट तेजी से फ्लो करे और दूसरा कंपोनेंट स्लो फ्लो करे। तो अब जो सबसे तेजी से फ्लो करेगा वो दूर तक जाएगा, जो धीरे जाएगा वो कम दूरी तक पहुंच जाएगा, और जो ए है वो अलग। तो इस तरह से हमारे पास 3 अलग अलग कलर के, तीनों अलग अलग कलर वाले कंपाउंड सेपरेट हो जाएंगे। एक ए, बी और सी, ये 3 अलग अलग कलर हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट से इस कैल्शियम कार्बोनेट को निकालेंगे, और जो सॉल्वेंट था वो नीचे निकल जाएगा। अब निकालेंगे इसको और कैल्शियम कार्बोनेट को कट कर लेंगे। तो जब कट करेंगे तो एक पार्ट में हमें कंपोनेंट ए मिल जाएगा, एक पार्ट में कंपोनेंट बी मिल जाएगा, और एक पार्ट में कंपोनेंट सी मिल जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो इस बात पर बेस्ड है कि अलग अलग कंपाउंड्स के स्टेशनरी फेज पर, ये जो फिक्स फेज है, जैसे यहां पर सॉल्वेंट, ये मोबाइल फेज है, और जो एड्सॉर्बेंट लिया है ये स्टेशनरी फेज है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के स्टेशनरी फेज में मूव करने की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। कोई एक कंपाउंड ऐसा होगा जो तेज भागेगा, कोई ऐसा होगा जो धीरे मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, आपने देखा होगा ब्लड का जब सैंपल लेते हैं, तो ब्लड का सैंपल लेते समय एक इस टाइप की ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ग्लास ट्यूब के अंदर एल्यूमिना या सिलिका जेल लगा देते हैं। ये पेंट कर दिया, और जिन कंपोनेंट्स को हमें अलग करना है, जैसे मान लो इंक के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ब्लू इंक के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमें अलग करना है, देखना है कि ब्लू इंक में कौन कौन से कलर प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है। तो एड्सॉर्बेंट लगा दिया और ये कंपोनेंट ले लिया। अब क्या करेंगे, जैसे एक स्लाइड थी, एक दूसरी स्लाइड इसके ऊपर लगा देंगे, और दोनों स्लाइड लगाने के बाद इसको इस तरह से क्लिप से चिपका देंगे। ये स्लाइड बन चुकी है। अब इस स्लाइड को ले जाएंगे और एक कंटेनर जिसमें वाटर रखा है, वाटर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट रखा है, सॉल्वेंट के साथ रख देंगे। अब सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन के थ्रू दोनों लेयर्स के बीच में ऊपर जाएगा। जब सॉल्वेंट मूव करेगा तो इस लिक्विड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के ऊपर रन करने की टेंडेंसी अलग अलग होगी। कुछ दूर तक एक कंपोनेंट रन करेगा, कुछ दूर तक दूसरे कंपोनेंट रन करेंगे, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि जो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स की रन करने की टेंडेंसी पर कि एक जो इतनी दूर तक रन किया गया है वो कोई और कंपाउंड होगा, और जो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा वो दूसरा कंपोनेंट होगा, क्योंकि हर कंपाउंड की आरएफ वैल्यू अलग अलग होती है। आरएफ वैल्यू क्या है, आरएफ वैल्यू है डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन। ये बेस लाइन है, बेस लाइन से सब्सटेंस जो मूव करेगा वो x है, सॉल्वेंट जो मूव करेगा y होगा।
और हर कंपोनेंट का आरएफ वैल्यू अलग अलग होगा, तो हर कंपोनेंट के आरएफ वैल्यू से मैच कर लेंगे, तो आरएफ वैल्यू के बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो हमने इंक लिया था उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। यहां पर हम एक थिन लेयर बना रहे हैं, इसलिए इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कॉलम यूज किया था, इसलिए उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आरएफ वैल्यू ध्यान रखिएगा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, अब हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। मान लीजिए हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यार ये तो फिक्स है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस भी हो सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो कौन से कंपोनेंट हैं इसका पता लगाने के लिए हम यूज करने वाले हैं, टेक्निक। ठीक है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए मेथड करने वाले हैं। हमें पता करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो हम केवल एलिमेंट डिटेक्ट कर रहे होते हैं, यह है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम उनका अमाउंट पता कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है कार्बन है, कितने अमाउंट में है, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन डिटेक्टेड बाय कंपाउंड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड, कार्बन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखिए हमने क्या किया, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें पता करना है कि कार्बन है या नहीं, इसको हीट करते हैं और यहां पर कॉपर ऑक्साइड रख देते हैं। जब हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट जितना भी कार्बन है, कार्बन वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और जितना भी हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। अब यहां से ये गैसेस पास होंगी, तो जब गैसेस पास होंगी तो इसको हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पास करेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। और अगर ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के कलर को ब्लू कर देता है, मतलब कंफर्म है कि वाटर था, क्योंकि कॉपर सल्फेट वाटर के साथ CuSO4.5H2O कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो ब्लू कलर का है। तो अगर किसी कंपाउंड को बर्न करने के बाद वो कंपाउंड कॉपर सल्फेट के कलर को ब्लू करता है, मतलब इस कंपाउंड में वाटर बना है, और वाटर तभी बना होगा जब कंपाउंड में हाइड्रोजन रहा हो। अब बाकी को पास करेंगे यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बनना ये कंफर्म करेगा कि जो गैस यहां पर बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से हम वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट। हम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उनके लिए कर सकते हैं लसाइनेस टेस्ट। देखिए लसाइनेस टेस्ट में हम नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस अगर ये प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब लसाइनेस टेस्ट या इसी को एलिमेंट डिटेक्शन भी कहते हैं, एलिमेंट डिटेक्शन। देखिए एलिमेंट डिटेक्शन किया कैसे जाता है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लैब में जो हमारे पास रिएजेंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड है, और जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो फर्स्ट सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का मोटिव है टू कन्वर्ट कोवेलेंट कंपाउंड इनटू आयनिक कंपाउंड, जिससे वो हमारे
लैब में प्रेजेंट रिएजेंट से रिएक्ट कर पाए। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं। अब देखिए अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें ऐसे वॉच ग्लास में आप स्कूल जाएंगे देखेंगे आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा और बोला जाएगा पता करो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़ा सा इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और लैब में इग्निशन ट्यूब होती है, इग्निशन ट्यूब, छोटी सी ट्यूब है, इस इग्निशन ट्यूब में रखेंगे और लैब में केरोसिन ऑयल में डिप्ड सोडियम रखा होता है। यार सोडियम इतना सॉफ्ट मेटल है ना दैट इवन कैन बी कट बाई नाइफ, नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो छोटा सा क्रिस्टल लेंगे, फिल्टर पेपर में से केरोसिन को ड्राई करेंगे और उस टुकड़े को यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स कर देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी सॉलिड है और सोडियम भी। अब इसको ले जाएंगे और फ्लेम के ऊपर रखेंगे। अब इसको ले जाएंगे फ्लेम के ऊपर रखेंगे और जैसे ही फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो फ्लेम के ऊपर रखने पर ये हो जाएगा मेल्ट। फ्लेम के ऊपर रखने पर ये मेल्ट होगा। देखते हैं हमें फ्लेम, तो यहां पर रखेंगे, इससे फ्लेम निकलेगी और उस फ्लेम से ये मेल्ट हो जाएगा। जब मेल्ट हो जाएगा तो अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक बड़ी टेस्ट ट्यूब होगी जो बनी होती बोरोसिल की। तो अब ये पूरा गर्म जो हॉट मैटर था इसमें डिस्टिल वाटर रखेंगे और इस पूरे को लाएंगे इसके अंदर, मेल्ट कर देंगे। इग्निशन ट्यूब क्रैक होगी और इसके अंदर का जो कंपाउंड था वो आ जाएगा पूरा इसके अंदर। इसको फिल्टर कर लेंगे जिसमें कांच के टुकड़े अलग हो जाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाएगा। अब ऐसे डिफरेंट टेस्ट ट्यूब है, हर टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा सा ये सोडियम एक्सट्रैक्ट रख देते हैं। हर ट्यूब में थोड़ा थोड़ा सा सोडियम एक्सट्रैक्ट रख देते हैं। अब इन हर किसी में एक्सपेरिमेंट करने वाले। सबसे पहले क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर लिया, सोडियम लिया, दोनों को मिक्स किया, हीट किया और इस प्रोसेस से जो आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड थे वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस पूरी इग्निशन ट्यूब को बोरोसिल पे ले जाएंगे तो वो जो छोटी सी ट्यूब थी इग्निशन ट्यूब वो ब्रेक होगी और इसके अंदर का मैटर इसके अंदर आ जाएगा। फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने पर कांच के टुकड़े अलग और 5-5 ml सभी में टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। देखिए रिएक्शन क्या हो रही होगी, आपने सोडियम के साथ जब रिएक्ट कराया है तो अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन है, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही, अगर नाइट्रोजन है तो NaCN बनेगा, अगर सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, हैलोजन है तो सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन हमें पता करना है कि नाइट्रोजन है या नहीं। हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब थी जिसमें थोड़ा सा सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया है हमने 5 ml। अब सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट बनाएंगे, डालेंगे, तुरंत का बना हुआ फेरस सल्फेट डालेंगे और साथ में फेरस सल्फेट के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डालेंगे। जैसे ही आप फेरस सल्फेट और H2SO4 डालेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन था तो वो सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हुआ होगा, फेरस सल्फेट से रिएक्ट करके ये फेरस साइनाइड बन जाएगा। फेरस साइनाइड Iron+2 से Iron+2 साइनाइड, और फेरस साइनाइड सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। यहां पर Iron+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन चुका है। तो साइनाइड था, फेरस सल्फेट डालने पर साइनाइड सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट या इसी को सोडियम फेरोसाइनाइड भी कहते हैं, फेरो
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। अब देखिए जब हम हीट कर रहे हैं तो सैंपल में प्रेजेंट जो फेरस सल्फेट था वो H2SO4 के साथ हीट करने पर कुछ आयरन +2 कन्वर्ट हो जाएगा आयरन +3 में। ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सम ऑफ आयरन 2 आयन ऑक्सीडाइज टू आयरन 3 आयन। ठीक है, तो अब आयरन 3 आयन बन गया और हमारे पास FeCN6 4 नेगेटिव था। अब ये आयन आपस में रिएक्ट कर लेंगे और अगर ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा आयरन +3 +2 वाले से रिएक्ट करके FeCN6 थ्राइस। यहां पर बाहर जो आयरन है ये +3 में है, अंदर वाला आयरन +2 में है, तो ये बन जाएगा फेरी, बाहर वाला फेरी, बाहर वाला फेरो, फेरी फेरो साइनाइड। और ये जो फेरी फेरो साइनाइड है ये प्रशियन ब्लू कलर है। ब्लू डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उन्हीं में से एक है प्रशियन ब्लू कलर। तो प्रशियन ब्लू कलर का आना ये कंफर्म करता है कि जो कंपाउंड हमने लिया था उसमें नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन था तभी साइनाइड बना, साइनाइड बना तभी फेरोसाइनाइड बना और फेरोसाइनाइड ही फाइनली कन्वर्ट हुआ है फेरोसाइनाइड में। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो ये प्रशियन ब्लू कलर भी नहीं आता। बट याद रखिएगा डाई एजो कंपाउंड में प्रेजेंट नाइट्रोजन इस मेथड से डिटेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो डाई एजो कंपाउंड होते हैं जिनमें N2 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, ये हीट करने पर नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, तो ये साइनाइड नहीं बनाएंगे बल्कि नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट देखिए टेस्ट फॉर सल्फर। अगर सल्फर पता करना है तो बिल्कुल आसान है, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें अगर सल्फर रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हुए वो सल्फर कन्वर्ट हो गया होगा सोडियम सल्फाइड में। अब हम यहां पर ऐड करते हैं H2SO4। जैसे ही आप H2SO4 ऐड करेंगे तो जो सोडियम सल्फाइड था वो बन जाएगा H2S गैस, और ये H2S गैस यहां से निकलेगी। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इसमें रोटेनिक की स्मेल होती है, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल होती है। ठीक है, तो अब अगर इस H2S गैस को हम क्या करें, इसकी नेक पर लेड एसीटेट PbOCO(CH3) लेड एसीटेट वाला फिल्टर पेपर ले जाएं। लेड एसीटेट क्लियर वाटरी सॉल्यूशन है और इसके अंदर Pb2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, और जैसे ही ये सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो ये लेड सल्फाइड बना लेगा जो कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। तो क्या हुआ, अगर आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट में H2SO4 डाला और उसकी नेक के पास लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर ले जाते हो और अगर वो फिल्टर पेपर ब्लैक हो गया, इसका मतलब कंफर्म है कि यहां पर निकलने वाली गैस H2S थी और कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट। हमारे पास सल्फर को आइडेंटिफाई करने का एक और मेथड है। ठीक है, सोडियम फ्यूजन ट्रीटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब ये Na2FeCN5NO, ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यहां पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर ये सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो ये जो NO पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फाइड 2 नेगेटिव से और ये बन जाएगा NOS नेगेटिव, ये NOS नेगेटिव। और अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने पर अगर वायलेट कलर आता है तो वायलेट कलर का आना ये कंफर्म करेगा कि जो सैंपल था उसमें सल्फाइड आयन था, क्योंकि सल्फाइड आयन नहीं होता तो ये वायलेट कलर भी नहीं आता। तो ये है टेस्ट ऑफ सल्फर। और देखिए अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर टुगेदर एक साथ प्रेजेंट हो तो सोडियम और कार्बन तो होगा ही, सोडियम हमने डाला है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट है तो ये NaSCN बनाएगा। और इसमें अगर इस टेस्ट ट्यूब में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम सल्फर कार्बन नाइट्रोजन सारे हैं
ये NaSCN बना लेगा। इसमें जैसे ही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ FeCl3 डालेंगे ये बन जाएगा FeSCN होल थ्राइज, जो कि ब्लड रेड कलर का है। ब्लड रेड कलर का बनना ये कंफर्म करेगा कि कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर है। ठीक है यार, इस चैप्टर से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस जरूरत है एक बार इस चैप्टर को जस्ट पढ़ने की, बहुत इजी मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इससे आप। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इससे। चलिए, अगर हेलोजन देखें, हेलोजन है या नहीं, तो अगर हेलोजन है, अगर हेलोजन ClBrI है तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड बना लेंगे। जैसे अगर क्लोरीन है तो NaCl बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लैब में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो ये बन जाएगा AgCl, और साथ में AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ये जो AgCl है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर ये व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट था ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कोई कंपाउंड ऐसा है, अगर हमने यहां पर सिल्वर नाइट्रेट डाला, प्रेसिपिटेट बना, और वो प्रेसिपिटेट अमोनिया में या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेसिपिटेट AgCl बना था और कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगर Br होता तो क्या होता, NaBr Ag के साथ रिएक्ट करके AgBr बनाता, जो कि लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, और वो लाइट कलर का प्रेसिपिटेट अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो ये क्लियर करेगा कि प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। और अगर आयोडीन होता, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते, तो ये येलो प्रेसिपिटेट बनता, और अब ये जो येलो प्रेसिपिटेट बना है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि जो कंपोनेंट था वहां पर आयोडीन प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट है तो NaCN और Na2S बनेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ NaNO3, यहाँ पे HCN और H2S गैस बनेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरफ्रेंस करेंगे। ठीक है, तो हमें सोडियम ब्लैक प्रेसिपिटेट AgCN का भी मिलेगा और Ag2S का भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं तो फिर यहां पर इंटरफ्रेंस हो सकता है। तो अब देखिए हमारे पास एक है बायलिस्टीन टेस्ट। हेलोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और तरीका है बायलिस्टीन टेस्ट। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कॉपर वायर लेते हैं और इस पे एक एंड पे ये फ्लैटेड होता है, ठीक है ना। इसको बुनसन बर्नर पे रखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखते हैं, ठीक है। और कब तक हीट करते हैं, जब तक कि ब्लू कलर की फ्लेम ना आ जाए। द हॉट एंड ऑफ कॉपर वायर इज नाउ टच्ड विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इज वंस अगेन केप्ट इन फ्लेम। अब रेड हॉट जो कॉपर वायर था उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखेंगे, और अगर अब ग्रीन कलर की फ्लेम आती है तो ये प्रेजेंस करेगा, ये फ्लो करेगा कि हेलोजन प्रेजेंट है। बस इसका लिमिटेशन क्या है कि यूरिया और थायो यूरिया भी ये टेस्ट दे देते हैं, और इससे इसका ड्रॉबैक क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि हेलोजन है, लेकिन कौन सा हेलोजन है ये पता नहीं चलता है। टेस्ट ऑफ फास्फोरस। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट जितना भी फास्फोरस है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके बना होगा Na3PO4। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया और इसमें अगर फास्फोरस था तो ये बन चुका है Na3PO4। अब क्या करेंगे, हम इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे। नाइट्रिक एसिड डालने पर Na3PO4 कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोरिक एसिड H3PO4 में, और अब इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे विद नाइट्रिक एसिड, और अमोनियम मॉलिब्डेट डालने पर ये बन जाएगा अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। ये बन जाएगा अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट, और ये जो अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो येलो पीपीटी आना ये कंफर्म करेगा कि कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है। सो ऑल दीज आर मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, ऑल दीज आर क्वालिटेटिव एनालिसिस। और चलिए इन्हीं क्वालिटेटिव एनालिसिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
लसाइनस टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज टू डिटेक्ट। तो यार लसाइनस टेस्ट से हम नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड हेंस करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए जरा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन पॉजिटिव टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन विद लसाइनस टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लसाइनस टेस्ट में फेरी फेरोसाइनाइड बनता है, जिसमें बाहर वाला +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अंदर वाला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसके कारण प्रोसियन ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, लसाइनस टेस्ट इज नॉट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो लसाइनस टेस्ट हैलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के लिए यूजफुल है, लेकिन इससे हम कार्बन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ड्यूरिंग लसाइनस टेस्ट नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज। तो अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं तो नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा NaCN में और सल्फर कन्वर्ट होगा Na2S में। ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर, और अगर नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ हैं तो ये NaCNS बनेंगे। ठीक है ना, अगर दोनों अलग, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर NaCNS बनेगा। इसको चेंज कर लीजिएगा, प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और अगर अलग अलग में है तो Na2S और NaCS। प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कंपाउंड इज डिटेक्टेड बाय, तो अभी हमने देखा कि इसके लिए हम बायलिस्टीन टेस्ट करते हैं। बायलिस्टीन टेस्ट से, कॉपर वायर वाला जो टेस्ट है, उससे हम हैलोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस उससे हमें यह पता नहीं चलेगा कौन सा हैलोजन है। During the fusion of organic compound with sodium metal, the nitrogen of organic compound is converted to NaCN. So correct answer is C. Presence of nitrogen, which of the following compound cannot be used to detect by Lasinas method? अब देखिए, बढ़िया क्वेश्चन ये। लसाइनस टेस्ट में सोडियम कंपाउंड को NaCN में कन्वर्ट करता है, तो नाइट्रोजन के अलावा कार्बन होना भी कंपलसरी है। अगर हाइड्रोजन हम लेते हैं तो इसमें कार्बन है ही नहीं, जबकि एनिलीन में नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है। पैराटोलुइडीन, इसमें भी नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है। और पिक्रिक एसिड में अगर देखें तो यहां पर भी नाइट्रोजन और कार्बन है, इसलिए इन सभी को सोडियम एक्सट्रैक्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन को नहीं कर सकते हैं। इन लसाइनेज मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद, बिल्कुल आसान है, सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बायलिस्टीन टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बायलिस्टीन टेस्ट इज फॉर हैलोजेंस, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय लसाइनेज टेस्ट। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन को हम लसाइनेज टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद सोडियम मेटालिक, with metallic sodium for testing of nitrogen, sulfur and halogen, because we want to convert them from covalent compound to ionic compound. So to convert covalent compound into ionic compound, and hence correct answer is C. Next देखिए, sodium extract give blood red color when heated with FeCl3 with formation of blood red color complex. Confirm the presence of nitrogen and sulfur together. So both nitrogen and sulfur, and hence correct answer is D. So it's all about qualitative analysis, जहां पर हमने डिटेक्ट किया है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है। नेक्स्ट मेथड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी फाइंड करने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में है। तो देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, एक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने उसका 10 ग्राम लिया, और इसमें हमें पता करना है कि कितने परसेंट कार्बन है इसमें और कितने परसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे तो जितना भी कार्बन था वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी हाइड्रोजन था वो बन गया वाटर।
अब वाटर वेपर्स जब यहां से पास करेंगे, एनहाइड्राइज कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं और बिफोर रिएक्शन वेट कर लेते हैं। हमने देखा यार बिफोर रिएक्शन इसका वेट x था, बट आफ्टर रिएक्शन x मान लो हमने यहां पे 10 ग्राम लिया है। हमने देखा आफ्टर एक्सपेरिमेंट इसका वेट 11.8 ग्राम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1.8 ग्राम वाटर बना है। सिमिलरली यहां पर हमने KOH सॉल्यूशन लिया, 10 ग्राम लिया था। कैल्शियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पर KOH सॉल्यूशन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा। तो ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सोल्यूबल इन KOH। हमने देखा यार बिफोर रिएक्शन 10 ग्राम था और आफ्टर रिएक्शन 14.4 ग्राम हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पे 4.4 ग्राम CO2 मिला। हमने एक कंपाउंड लिया था 10 ग्राम जिससे हमें 1.8 ग्राम वाटर मिला है और 4.4 ग्राम CO2 मिला है। अगर हमें ये पता है कि 1.8 ग्राम वाटर है तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन रहा होगा। देखिए कैसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा 1.8 अपॉन 18, तो 0.1 मोल वाटर है। अगर 0.1 मोल वाटर है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन भी 0.1 मोल, और अगर 0.1 मोल हाइड्रोजन है तो वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 0.1 इंटू 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब 0.2 ग्राम हाइड्रोजन है। अब देखो एक कंपाउंड है जिसका 10 ग्राम हमने लिया था और उसमें 0.2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। इससे हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसी परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन देख लेते हैं, 4.4 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 44, तो 0.1 मोल आया। अब अगर 0.1 मोल कार्बन है तो वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 0.1 मोल कार्बन और कार्बन के 1 मोल 12, तो वेट ऑफ कार्बन कितना आ गया 1.2। अब हमें पता चल गया है कि एक सैंपल लिया था, टोटल वेट 10 ग्राम है और उसका कार्बन 1.2 है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन का एस्टिमेशन। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक ड्यूमास मेथड और एक जल्डाल मेथड। देखिए ड्यूमास मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट जितना भी नाइट्रोजन है इसको जब हम हीट करेंगे ना, जैसे मान लो C6H8 और N2 है कंपाउंड में, इसको जब हम हीट करेंगे तो जितना भी कार्बन है वो CO2 बनेगा, जितना भी हाइड्रोजन है वो वाटर बनेगा, और जितना भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस बन जाएगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि नाइट्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम मिला है तो हम वॉल्यूम से उसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मोल से हम उसके ग्राम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। इसमें ये हमारे पास असेंबली है, इसमें हमने वो कंपाउंड रख दिया है जिसमें हमें नाइट्रोजन को पता करना है। अब हम इसमें हीट करेंगे, जितना कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जितना हाइड्रोजन था वो H2O बन जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम KOH से पास करेंगे तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व। कैल्शियम इसको KOH से पास करेंगे पहले, फिर इसको कैल्शियम क्लोराइड से पास करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन तो बहुत लेस रिएक्टिव गैस है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, सॉल्युबल नहीं है। तो नाइट्रोजन गैस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोमीटर डिवाइस, और हम पता कर लेते हैं कि कितना वॉल्यूम मिला। मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का 5.6 लीटर मिला, वॉल्यूम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं P1V1 by P2V2 से।
हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम 5.6 लीटर मिला। तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा नाइट्रोजन का 5.6 डिवाइड बाई 22.4, हमें पता चल गया 0.1/4 या 0.25 मोल मिला है। अब अगर नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम 0.25 है तो वेट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 0.25 इंटू 28, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 0.25 इंटू 28 1/4 28 ये हो जाएगा 7 ग्राम। पता चल गया 7 ग्राम नाइट्रोजन है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट कितना लिया था इंटू 100 कर दें तो ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है, नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है एंड दिस मेथड इज कॉल्ड जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये जिस एपरेटस के अंदर होती है उस एपरेटस का नाम है जेल्डाल। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लॉन्ग टाइम के लिए हीट करते हैं, और जब इतने टाइम के लिए हीट करते हैं लगभग 24 to 48 आवर्स के लिए, तो कंपाउंड में प्रेजेंट जितना भी नाइट्रोजन है वो H2SO4 के पास साथ हीट करने पर अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन का प्रिंसिपल ये है कि हम नाइट्रोजनस कंपाउंड को इतने देर के लिए हीट करेंगे दैट ऑल ऑफ नाइट्रोजन विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और फिर उस अमोनियम सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पता लगाएंगे कितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, क्योंकि जितने मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा उतने ही मोल नाइट्रोजन मिलेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले the compound containing nitrated with concentrated H2SO4 and this concentrated H2SO4 will convert all the nitrogen to ammonium sulfate. Now this nitrogenous compound gets converted to ammonium sulfate, resulting solution is heated with excess of sodium hydroxide. So now this sodium hydroxide will convert ammonium sulfate to ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide बन गया। Now we have to find number of moles of ammonium hydroxide by using titration method. The liberated ammonia gas absorbed in extended solution of sulfuric acid. The amount of ammonia produced determine estimating the amount of sulfuric acid consumed in the reaction. It is done by estimating unreacted sulfuric acid left after the absorption of ammonia by titrating standard alkali solution. The difference between initial amount of acid and the left after reaction give the amount of acid reacted with ammonia, ठीक है। देखिए इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने जेल्डाल फ्लास्क में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है जिसमें हमें पता करना है नाइट्रोजन कितना है। अब इसको H2SO4 और कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में हीट करेंगे so that all the nitrogen gets converted to ammonium sulfate। अब इसको दूसरे कंटेनर में लाएंगे जहां पर अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ये दोनों रिएक्ट करके बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वेपर्स यहां से जाएंगी और इसको हम वेपर्स को लेके आएंगे यहाँ पे हमने अननोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, ठीक है ना। यहां पर मान लो मैंने N/10 मोलर H2SO4 रखा है, कितना 100 ml। तो जो भी अमोनिया आएगी उस H2SO4 से रिएक्ट कर लेगा, जितना अमोनिया आएगा उतना H2SO4 कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कंज्यूम्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कंज्यूम्ड H2SO4 is equal to number of equivalents of
अमोनिया फॉर्म्ड। ठीक है, अब हमें ये केवल पता करना है कि कितने इक्विवेलेंट H2SO4 कंज्यूम हुआ है। तो कैसे पता करें? जो बचा हुआ H2SO4 है, जो बचा हुआ H2SO4 है उसको NaOH के साथ टाइट्रेट करेंगे। रिमेनिंग H2SO4, जो बचा हुआ H2SO4 है उसको टाइट्रेट करेंगे किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH के साथ टाइट्रेट किया और टाइट्रेशन में हमें पता चला कि जो NaOH कंज्यूम हुआ है ये भी हमने N/10 लिया और 40 ml NaOH कंज्यूम हुआ। इसका मतलब कि यहां पर 60 ml H2SO4 बचा हुआ था। इसका मतलब 40 ml जो है ये कंज्यूम हो गया। अब जितने इक्विवेलेंट H2SO4 कंज्यूम हुआ है उतना इक्विवेलेंट अमोनिया बना है। और अगर हमें अमोनिया के इक्विवेलेंट्स पता चल जाएं तो उससे हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो इसका हमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल से हम पता कर सकते हैं वेट। कैसे? वेट इज इक्वल टू, हमें पता चल गया है नंबर ऑफ मोल, वेट निकाल लेंगे। वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो हमें पता चल जाएगा वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। और वेट ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल वेट इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। अब यहां ये ध्यान रखना है कि जेल्डाल मेथड से हम नाइट्रो कंपाउंड में प्रेजेंट नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नाइट्रोसो कंपाउंड में प्रेजेंट नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एजोडाई को नहीं कर सकते, एजॉक्सी को नहीं कर सकते, और साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट, एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए पूरी प्रोसेस। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड था, नाइट्रोजन के साथ हीट किया अमोनियम सल्फेट, इसको कंटेनर में ले गए जहां पर NaOH रखा है सो दैट इट कन्वर्टेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो अमोनिया बना उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 के साथ ट्रीट किया। N/10 100 ml था, कुछ कंज्यूम हो गया होगा पर कितना कंज्यूम हुआ हमें नहीं पता था, तो हमने इसको NaOH के साथ ट्राइट्रेट किया। अब जितना NaOH यहां कंज्यूम हुआ उसका मतलब उतना ही H2SO4 बचा हुआ था, और बाकी कहां गया? बाकी अमोनिया से रिएक्ट कर गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंज्यूम्ड H2SO4, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कंज्यूम H2SO4 इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। और अगर हमें अमोनिया के इक्विवेलेंट्स पता चल जाएं, इतने इक्विवेलेंट बचे हैं, तो हम वेट निकाल लेंगे, और इक्विवेलेंट्स पता चल गए तो वेट आ जाएगा, और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें प्रेजेंट नाइट्रोजन को जेल्डाल मेथड से सेपरेट नहीं, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जेल्डाल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन डाइएजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड एंड एरोमेटिक नाइट्रोजन कंपाउंड। सो करेक्ट आंसर इज डी। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फास्फोरस इज एस्टिमेटेड एट, तो फास्फोरस को हम कन्वर्ट करते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट में, Mg3PO4 होल ट्वाइस मैग्नीशियम फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन। इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।